अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2023। विषय मराठी व्याकरण 15 गुण। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विथ शेख सर पर। गाइस एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूँगा कि यहाँ पर जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है तो चैट बॉक्स में आपका कमेंट ज़रूर लिख भेजें। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मराठी व्याकरण 15 मार्क्स का। ये जो पेपर है वो 12/12/2017 को जो तो लिया गया था। सेट नंबर 1 12 दिसंबर 2017 को जो तो ये पेपर हुआ था सेट नंबर 1 का। ठीक है, तो यही आज हम लोग जो तो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन जो तो सॉर्ट आउट किया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जितने भी जो पूरे सेट हुए हैं को टोटल 33 या 35 सेट है। मैं कोशिश यही करूँगा कि पूरे व्याकरण जितने भी जो उसमें दिए गए हैं मराठी के वो सारे सवालात को सॉर्ट आउट करूँ और उसको आप लोग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि ये 15 मार्क्स आप लोग के बिल्कुल हाथ के हो जाए। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। हर चीज़ के ऊपर आप लोग को बारीक बीनी से तफसील से बताऊँगा। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो डरिए मत, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह और एकदम बिल्कुल पक्के हाथ के मार्क्स आपके हो जाएंगे। गाइस सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि आज सुबह में मैंने एक मैसेज किया था जिसमें मैं ये कहा था कि महाटेट की जो डेट है वो आगे 4 दिन तक जो तो एक्सटेंड होने वाली है और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मैंने उसका ओरिजिनल स्क्रीनशॉट जो तो लगाया हूँ। यहाँ पर डेट जो तो एक्सटेंड हो चुकी है 12 फेब 2023 तक जो है तो यानी 12 फरवरी 2023 तक जो तो आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। ठीक, यहाँ पर यही चीज़ जो है तो एक नई आई है और जो सीटेट कैंडिडेट के लिए जो न्यूज़ है वो तो आप लोग को पता चल ही गई होंगी कि सीटेट कैंडिडेट जो अपीयर है सीटेट फ़िलहाल 2022-23 में तो वो लोग सीटेट के साथ साथ महाटेट को भी जो तो दे सकते हैं। गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोग इसको बैड न्यूज़ भी कह रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के लिए अगर गुड न्यूज़ है तो उसको बैड ना कहा जाए। खैर बढ़ते हैं आगे की इस वीडियो की ओर। देखिए गाइस मैंने उसकी ओरिजिनल पिक्स जो तो लगाया हो क्वेश्चन की ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर टेट टाइटल टेट पेपर 1 याद रखो। कुछ क्वेश्चंस आप लोग के ये भी है कि कुछ बच्चों का या कुछ कैंडिडेट का ये सवाल था कि सर पेपर टेट के अंदर हम लोग लैंग्वेज कौन सी ले या इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें एक ही पेपर होता है, 2 पेपर नहीं होते हैं। सीटीटी टीईटी के जैसे 2 पेपर नहीं होते हैं, एक ही पेपर होता है और डीएड बीए बीएड बीएससी बीएड हर किसी के लिए सेम सिलेबस होता है। हाँ ये अलग कह सकते हैं हम लोग बात कि उन लोगों को अलग अलग क्वेश्चन के सेट आएंगे लेकिन सिलेबस सबका सेम है। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट से मुराद ये नहीं कि पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट से मुराद ये कि ये स्टार्ट का सबसे पहला पेपर है। ठीक, डेट ये 12 दिसंबर 2017 को जो तो हुआ था। टाइमिंग सुबह 9 बजे का जो तो पहली शिफ्ट का जो तो ये पेपर है। आइए बढ़ते आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है गाइज आप लोगों का जिसमें कहा गया है अखंड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे। म्हणजे एक शब्द लिया गया है हम लोग का यहाँ पर देखिए अखंड। इस शब्द का समानार्थी शब्द दर्ज झील में से कौन सा रहेगा। ठीक, तो देखिए अखंड का मतलब होता है मुकम्मल पूरा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए खंडित ये तो उसका विरुद्धार्थी शब्द हो गया, काट दीजिए। अपूर्ण अधूरा ये भी नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद तीसरा रहेगा आप लोग का सलग, हाँ कुछ हद तक ही हो सकता है। और ये चौथा देखिए अलग, तो ये अलग तो हो नहीं सकता। बच क्या गया हम लोग का सिर्फ तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग का सही होता है, क्या क्वेश्चन सही होता है आंसर 1 मिनट देख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का यानी 3 का क्वेश्चन जो है तो हम लोग का सलग ये सही होता है यानी अखंड इस शब्द का समानार्थी शब्द जो है तो वो क्या रहेगा सलग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का वर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता।
ठीक। अब यहाँ पर शब्द कहा गया है कि वर, वर इस शब्द का समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द जो तो हम लोग को बताना है। यहाँ पर ये देख लीजिए वर। सबसे पहले तो ये जो वर शब्द है ना, ये अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो कि लिखने में एक जैसे हो, पढ़ने में एक जैसे हो, लेकिन जिसके अर्थ एक से ज़्यादा हो, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा बम्बल हो रहा है। हाँ, यहाँ पर इस वर शब्द का हम लोग को विरुद्धार्थी शब्द जो तो बताना है। तो देखो, वर का विरुद्धार्थी शब्द खाली, ठीक, वधु, शाप और वरिल सर्व, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों को इस सवाल का सही जवाब जो है तो क्या है? यहाँ पर हम लोग के जवाब है वरिल सर्व। क्यों? क्योंकि वर का एक मतलब जो है तो यहाँ पर ऊपर लिया जाता है, तो ऊपर का विरुद्धार्थी शब्द खाली भी होता है। एक वर का मतलब जो है तो दूल्हे के होते हैं, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द वधु भी लिया जाता है, और शाप भी जो तो होता ही है। तो इस तरीके से इसका जो जवाब है वो वरिल सर्व है। यानी मैंने आपको पहले ही जो तो अनेकार्थी शब्द बता दिया हूँ, यहाँ पर इस तरीके से इसके शब्द के अर्थ सारे ही होते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, त्या झाडाखाली काला कुत्रा बसलेला आहे, या वाक्यात विशेषण ओळखा। याद रखो, विशेषण कहा गया है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण मराठी में अगर तारीफ कहो तो नाम किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतात? विशेषण म्हणतात। उर्दू में कहा जाए तो सिफत, ठीक है। यानी नॉर्मली नाम और मतलब इस्म और इसमें ज़मीर की खसूसियात बताने वाले अल्फाज को विशेषण कहते हैं। तो याद रखो, यहाँ पर नाम क्या आया है? कुत्रा, और कुत्रे की विशेषता कौन बता रहा है? काड़ा। अब यहाँ पर काड़ा कहा गया है, याद रख लीजिए, यहाँ पर ये है काड़ा। यानी कुत्रे की खासियत, जो कुत्ता है उसकी खासियत क्या है? काला है, ठीक। तो यहाँ पर ये काड़ा जो है तो ये क्या है? विशेषण है, ठीक। यहाँ पर हम लोग का उत्तर नंबर सी सही हो गया। याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक के ज़रिए से आप लोग को समझाते चल रहा हूँ। बहुत ध्यान से और तवज्जो से ध्यान से देखते चलिए, पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आप लोगों का क्या दिया गया है? 13। यहाँ पर 13 में कहा गया है आप लोग को खालीलपैकी शुद्ध वाक्य कोणता। याद रखो, यहाँ पर ये जो दो शब्द है ना, शुद्ध, और इसके पहले अगर अ लग जाए, अशुद्ध, तो मीनिंग्स बदल जाते हैं। हाँ, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है खालिस, और अशुद्ध का मतलब होता है, या शुद्ध का मतलब होता है सही, और अशुद्ध का मतलब होता है गलत। तो यहाँ पर हम लोग को शुद्ध शब्द जो है तो, या शुद्ध वाक्य हम लोग को जो तो पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ऊपर ध्यान रखते हुए जो तो आगे बढ़ना है। याद रखो, देख लो आप लोग। पहला वाक्य है, तो दिवस चांगला गेली। देखो, ये जो दिवस है ना, ये दिवस जो तो पुल्लिंग है, तो ये गेली स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता, इसलिए जो तो ये अशुद्ध हो गया, इसको काट दीजिए। ती दिवस चांगली गेली, यहाँ पर ये गेली भी आ गया और ये ती भी आ गया, दोनों लड़कियों के लिए, तो ये भी काट दीजिए। तीसरा है, ती दिवस चांगला गेला। अब यहाँ पर गेला तो आया है ये पुल्लिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर ये ती आया है, तो ये ती लड़कियों के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये भी कट गया। अब देखो, तो दिवस चांगला गेला यानी कि वो दिन अच्छा गुजरा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अकॉर्डिंग जो तो जाना रहेगा। अगर हम लोग गए तो हम लोग जो है तो इस तरीके से क्वेश्चन की ट्रिक तक जो तो पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो तो हम लोग का सही हुआ। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता। याद रख लीजिए, यहाँ पर भी शुद्ध कहा गया है, यानी खालिस सही अल्फाज कौन सा है? गुरु। तो गुरु के अंदर देख लिए, यहाँ पर अगर आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पर जो उकार है, उकार का फ़र्क है, रस्व उकार और दीर्घ उकार। अब रस्व उकार और दीर्घ उकार का मतलब क्या होता है? ये रस्व उकार है और ये दीर्घ उकार है। रस्व उकार का मतलब होता है जिसकी आवाज़ छोटी होती है, और दीर्घ उकार का मतलब होता है जिसकी आवाज़ बड़ी होती हो। तो हम लोग यहाँ पर गुरु, ये गुरु
की आवाज़ जो है तो हम लोग की छोटी नहीं होगी। तो ये जवाब हम लोग का कैसे हो जाएगा, ये जवाब हम लोग का गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पहला दूसरा ह्रस्व उकार दीर्घ उकार और दूसरा भी दीर्घ उकार, तो ये भी गलत है क्योंकि पहले में दीर्घ उकार और दूसरे में पहले में ह्रस्व उकार और दूसरे में दीर्घ उकार आएगा, वो जो है तो हम लोग को होगा शब्द होगा गुरु। तो गुरु की आवाज़ में रू की आवाज़ को खींचा जाएगा और जो गु की आवाज़ रहेंगी उसको शॉर्ट पड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का इस तरीके से जवाब नंबर सी जो है तो सही होगा। जवाब नंबर डी भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत, यहाँ पर सी जवाब हम लोग का जो तो सही हो जाएगा। आइए बढ़ते सवाल नंबर 57 की ओर। सवाल दिया गया है पुटिल जोड़ शब्द पूर्ण करा। पाउस यानी हमको जो शब्द है उसको पूरा करना है कि पाउस के आगे और क्या हो सकता है। तो पाउस सरी गलत, पाउस माउस गलत, पाउस पांझर गलत, पाउस पानी सही। ठीक, पाउस पानी हम लोग कहते हैं पानी वाणी, ठीक है ना, पानी पानी हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। ठीक है, आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 72 की ओर। यहाँ पर शब्द दिया गया है कल्याण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता। याद रख लीजिए समानार्थी शब्द की डेफिनेशन भी आप लोग को पूछी जा सकती है। समानार्थी शब्द म्हणजे क्या, हिंदी में आप लोग को बता देता हूँ कि ऐसे शब्द जो लिखने में अलग हो, पढ़ने में अलग हो, बोलने में अलग हो, लेकिन मीनिंग्स मानी उनके एक जैसे हो, उसे हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं। अपने इंग्लिश में कहा जाए तो सिनोनिम्स कहते हैं हम उसे, उर्दू में कहा जाए तो हम मानी अल्फाज, हिंदी और मराठी में कहा जाए तो समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कल्याण इस शब्द का समानार्थी शब्द जो है तो ढूंढ कर निकालना है। तो देखिए अशुभ ये तो नहीं होता भाई, ठीक। उसके बाद में अमंगल ये भी नहीं होता। हित, हाँ, अब सबसे पहले कल्याण का मतलब समझ लीजिए हम लोग कि कल्याण का मतलब होता है उसका उद्धार होना, यानी कि उसका जो है तो फ़ायदा होना एक तरीके से। तो कल्याण का समानार्थी शब्द यहाँ पर हित होगा, अहित भी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या रहा आपका, यहाँ पर सही जवाब रहा हित, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। जिथे आकाश जमिनीला टेकलेले दिसते ती जागा, यानी जहाँ पर आसमान हमको टिका हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग दूर देखें दरिया में, समंदर में, या हमारे सामने खुला मैदान है, अगर वहाँ पर हम लोग देखें तो एक जगह ऐसी हम लोग को दिखाई देती है कि आसमान हम लोग को जो तो ज़मीन पर टिका हुआ दिखाई देता है, तो उसको कहते क्या है। डोंगर, पहाड़ तो नहीं कहेंगे। पर्वत, पर्वत डोंगर का ही समानार्थी शब्द है, तो ये भी गलत हो गया। समुद्र, समंदर भी नहीं कहते। क्षितिज, हाँ भाई, ये क्षितिज का मतलब होता है उफक, यानी ये जो है तो हमारा सवाल का सही जवाब है। हमारे सवाल का जवाब है उफक, क्षितिज। तो सवाल को समझना सबसे बड़ा सवाल है गाइस, आप लोग समझ ले, जवाब तक इजीली पहुंच जाओगे। सवाल नंबर 94 है, देख लीजिए क्या कहता है। तो पुटिल मण पूर्ण करा, यानी यहाँ पर एक मण जो है तो दी गई है, मणि जिसे कहते हैं हम लोग, वो मणि पूरी करनी है। अति तिथे माति गति सती मति। तो यहाँ पर आती तिथे क्या होता है, माती, ठीक, यानी जो ओवर करता है तो वो डूब जाता है। ऐसा इस पंक्ति का या ऐसे इस मण का जो तो अर्थ होता है। यहाँ पर बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही है कि अति तिथे माती, ये जो तो मण सही होती है। नेक्स्ट की ओर देख लेते हैं। खालील पैकी अशुद्ध वाक्य ओळखा किंवा कोणता। याद रख लीजिए, अब यहाँ पर अशुद्ध कहाँ गया है। अशुद्ध का मतलब क्या होता है, अशुद्ध का मतलब होता है गलत, ठीक, गैर खालिस। तो अशुद्ध शब्द कौन सा रहेगा, वाक्य कौन सा रहेगा, वो हम लोग को पहचानना रहेगा। याद रख लो, देख लेते हैं हम लोग। तो हाजर झाला, तो हजार झाला। देखिए हजार कैसा होगा, शब्द तो हजर है, ठीक है। यहाँ पर ये पहले में ही जो तो गलत हो गया और हम लोग को गलत जवाब चुनने के लिए ही कहा गया है, तो पहले में ही हम लोग को आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी देख लेते, तो हजर झाला सही है, तो हजर हो तो सही है, तो हजर आहे सही है। यानी यहाँ पर 3 जुमलों में जो है तो
भूतकाल वर्तमान काल में जो तो कहा गया है, और ऊपर का जो वाक्य है इसमें हज़ार नहीं है, वो शब्द है हज़र, और हज़र का मतलब होता है मौजूद। ठीक, तो यहाँ पर ये जो वाक्य है वो हज़ार की वजह से जो है तो गलत हो गया है, और यही गलत वाक्य को हम लोग को पहचानने के लिए कहा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 129, नयन या शब्दाची संधी सोडवा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, संधि। संधि कितनी है मराठी में? संधि 3 है। ठीक, कौन कौन सी है वो भी बता देता हूँ। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक, इस तरीके से 3 संधि है। अब इन 3 संधि में से यहाँ पर संधि का प्रकार नहीं पूछा गया है, लेकिन एक शब्द दिया गया है नयन, और ये नयन शब्द की संधि सोडवा। संधि सोडवा का मतलब होता है संधि को विच्छेद करना, यानी शब्द को डिवाइड करना, 2 शब्दों में तोड़ना। जैसे नॉर्मली एक शब्द है समानार्थी शब्द, तो समानार्थी शब्द को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो पहला शब्द बनेगा समान, दूसरा शब्द बनेगा अर्थी। इस तरीके से ये टूटेगा समान जमा अर्थी में, तो ये संधि विच्छेद हो गया, संधि सोडवा हुआ। तो यहाँ पर हम लोग को समानार्थी को नहीं बल्कि नयन शब्द को जो तो हम लोग को संधि को तोड़ना है। तो वो कैसे टूटेगा? ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। असल में अगर देखा जाए तो ये हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि के प्रकार होते हैं कि किस तरीके से उसको जो तो पहचाना जाता है, वो फिर कभी दूसरी वीडियो में एक संधि के ऊपर टोटली बनाकर आप लोग को शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि संधि किस तरीके से पहचानी जाती है। इस संधि का जो भेद होगा याद रख लीजिए कि नयन न के बाद अगर डायरेक्टली य आए, इस तरीके से ये न और उसके बाद ये य आए, तो न के ऊपर एक मात्रा लगता है, और मात्रा लगने के बाद ये जो उसका य होता है, ये दूसरा ये आप लोग का कन्वर्ट हो जाता है अ के अंदर, और आखिरी का न जैसे कि वैसे ही हो जाता है। अब ये ऑप्शन आप लोग देख लो कहाँ है, तो ने अन कहाँ है? यहाँ पर ये दूसरे पर है, तो हमारा यही जवाब जो है तो गाइस सही होता है नयन। नयन का संधि सोडवा आप लोग का ने अन होता है। असल में अगर नयन शब्द देखें तो नयन शब्द का मतलब होता है आँख। ठीक, यहाँ पर आप लोग को उसकी मीनिंग भी बताया हो कि अगर नयन शब्द का समानार्थी शब्द अगर आप लोगों से पूछा जाए तो नयन शब्द का समानार्थी शब्द आँख होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है। ये सारे के सारे उसके समानार्थी शब्द होते हैं। गाइस बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, बहुत समझ में आएगा आप लोग को। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आप लोग का सवाल नंबर 198 के हितवादी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय येईल, म्हणजे काय होणार किंवा क्या होगा। याद रख लो, हितवादी। हितवादी का मतलब होता है हर किसी के बारे में सोचने वाला। ठीक, अब यहाँ पर देखो हित चिंतक, तो ये तो समानार्थी हो गया। यहाँ पर हम लोग को विरुद्धार्थी पूछा गया है। ठीक है, हितेच्छुक, हितेच्छुक भी जो तो समानार्थी ही हो गया, और ये हितैषी, हितैषी भी कहीं ना कहीं समानार्थी हो गया। तो यहाँ पर बच क्या गया गाइस? यहाँ पर हम लोग का दृष्ट बच गया, और वो दृष्ट ही जो तो हम लोग का विरुद्धार्थी शब्द है। हितवादी का मतलब होता है सबके बारे में सोचने वाला, या यूँ कहा जाए कि जिसे हम लोग यूँ कहेंगे आम फहम ज़बान में हम लोग कहेंगे कि रहमदिल, लेकिन दुष्ट का मतलब होता है जिसे हम लोग क्रूर कहेंगे, जालिम कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर विरुद्धार्थी कहा गया है, तो यहाँ पर हितवादी का विरुद्धार्थी शब्द दुष्ट होता है। ठीक, आइए आखिरी सवाल के ऊपर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 185 है, खालीलपैकी पुल्लिंग शब्द ओळखा। याद रख लीजिए, पुल्लिंग मराठी में लिंग कितने हैं वो भी बता देता हूँ। लिंग मराठी में 3 है। पहला है स्त्रीलिंग, जिससे औरत जाति का बोध होता है। दूसरा है पुल्लिंग, ठीक, पुल्लिंग जिससे मर्द जाति का बोध होता है। और तीसरा होता है आप लोगों का नपुंसकलिंग। ठीक है, नपुंसकलिंग जिससे नॉन लिविंग थिंग का जो तो बोध होता है। इस तरीके से 3 लिंग होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि खालीलपैकी पुल्लिंग ओळखा, यानी जिससे मर्द जाति का बोध होता है वो पहचानना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देख ले, मुलगी औरत के लिए है, मुली औरत के लिए है, मुल ये भी औरत के लिए ही है, लेकिन मुलगा ये जो है तो लड़का होता है। और यही हमारा आज का जो है तो जवाब है।
تو گائز میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر میں نے آل کوشچنس کی جو تو اتر سوچی بھی جو تو دیا ہوں, آپ لوگ ٹیلی کر سکتے ہو. پہلا پیپر میں نے آپ لوگ کو سالو کرا دیا ہوں. اس کے آگے بھی آگے کی جو پورے 33 کے 33 سیٹ ہے, کوشش کروں گا کہ پورے کے پورے آپ لوگ کو سالو کر کے بتاؤں. آپ کا دوست, آپ کا خادم شاکر شیخ سر. گائز دعا کا طالب ہوں. ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور لنک کو آگے فارورڈ ضرور کرے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.